हाँ जी बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे थे माइक्रोब्स में, है ना। कि ये तो बता दिया कि मोस्टली हमें याद कितना करना है, लेकिन फिर भी हम इसका एक बार पढ़ लेते हैं कि इसका क्या कुछ सिस्टम रहता है, कैसे जो अल्कोहल रहती है उसको प्रिपेयर किया जाता है। देखो क्या कहता है कि जो ईस्ट होती है वो सफिशिएंट नहीं होती एज अमाइलेज। अमाइलेज का क्या मतलब होता है बेटा? इन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ईस्ट के अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या तो माल्ट या फिर जो राइजोपस रहती है उसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सीरियल्स या जो पोटैटो वगैरह रहती है इसकी जो फर्मेंटेशन होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, और अकेली ईस्ट इनसफिशिएंट होने की वजह से उस कल्चर के अंदर क्या किया जाता है, या तो माल्ट को या जो राइजोपस रहती है उसको यूज किया जाता है। अब क्या करेंगे कि जो स्टार्च की जो हाइड्रोलिसिस यानी कि जो ब्रेक डाउन करने के लग रहे हैं, सबसे पहले उसको हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, नियरली 30 मिनट। देन उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उस फूड को क्रश करते हैं। क्रश करने का मतलब समझे, यानी कि किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना। मान लो अनाज वगैरह है, कुछ भी है, सीरियल्स है, उनको क्या करेंगे लगभग 30 मिनट तक बॉईल करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे बेटा, क्रश करेंगे और उसको किसके साथ मिक्स कर देते हैं, हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ, और उसमें से उनको क्या निकलता है, माल्ट, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, गेहूं को कई देर तक आप बॉईल करो, देन उसको क्या करो, क्रश कर दो और उसमें गर्म पानी मिला दो, तो वो जो लिक्विड सा निकलता है, लिक्विड जो एक्सट्रैक्ट आउट होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, माल्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इस तरह हमने उस सारी चीज को क्या कर दिया, मैश कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, उसके अंदर स्वीटेंड यानी कि जो बिटरनेस रहती है उसको रिमूव करने के लिए स्वीट कोई न्यूट्रिएंट मीडिया वगैरह डालते हैं, और अब वो जो प्रेपरेशन तैयार हुई उसको नाम देते हैं वोर्ट। क्लियर? अब क्या करेंगे, जो भी फर्मेंटेशन टैंक वगैरह रहता है उसको स्टीम वगैरह में यानी कि प्रेशर की हेल्प से स्टेरलाइज किया जाता है। वोर्ट को उसके अंदर क्या कर दिया जाता है बेटा, डाल दिया जाता है और उसको ठंडा किया जाता है। जैसे ही वो ठंडा होता है उसमें ईस्ट वगैरह को डाल देते हैं, ताकि जो फर्मेंटेशन यानी कि जिसको कि हम खमीर उठाना बोलते हैं, वो जो प्रोसेस रहता है बेटा वो तेज हो जाए। तो जो ये प्रोसेसेस होते हैं ना, ये कई टाइप के होते हैं। देखो, एक तो होता है बैच। मान लो टैंक के अंदर वो सारी चीज़ें डाली और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही अल्कोहल मिलेगी एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, उसको स्टेरलाइज करेंगे, फिर से नई चीज़ डालेंगे। एक रहता है कंटिन्यूअस की एक साइड से अल्कोहल को निकालते रहते हैं और दूसरी साइड से उसमें क्या करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस जो प्रोसेस वगैरह चलते रहते हैं। क्लियर? इतना कुछ खास नहीं रहता। इसके अलावा जब हम बियर या वाइन वगैरह की बात करते हैं तो इनको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, पास्चराइज और बोतल, बट विदाउट फर्दर डिस्टिलेशन। इनको और ज़्यादा क्लियर नहीं किया जाता। अगर हम बियर की बात करेंगे तो जो बियर रहती है उसमें अल्कोहल की अमाउंट रहती है 3 से 6%, जबकि जो वाइन रहती है उसमें अल्कोहल रहती है 9 से 12%। अलग अलग में अलग अलग अल्कोहल की अमाउंट रहती है। कैसे? जैसे जो जिन है उसमें 40% रहती है, रम के अंदर 40% रहती है, ब्रांडी की जब हम बात करें तो उसमें 60 से 70% अल्कोहल। एक होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, अपने लैब वगैरह में भी यूज होता है, उसमें 95% अल्कोहल होती है बेटा, और जो एब्सोल्यूट अल्कोहल हम जिसको बोलते हैं वो 100% प्योर अल्कोहल रहती है। क्लियर? तो ये थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। फिर से कह रही हूँ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमें सिर्फ ईस्ट की स्पीसीज का नाम याद रखना है कि ब्रेवर ईस्ट कौन है, और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट मीडिया वगैरह थे वो लर्न करने। क्लियर? अब माइक्रोब्स का दूसरा यूज किया जाता है इन एंटीबायोटिक प्रेपरेशन। एंटीबायोटिक हम सब जानते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि माइक्रोब्स वगैरह की ही हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। एक माइन्यूट सी उनकी जो अमाउंट रहती है वो माइक्रोब्स की रेट को या तो क्या कर देती है, रोक देती है, या उन माइक्रोब की क्या करती है बेटा, डेथ कर देती है, विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट। यानी कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो माइक्रोब से ही तैयार हुए, और वो ही माइक्रोब से तैयार हुई केमिकल वो किसी और माइक्रोब की ग्रोथ को या तो रिटार्ड करेंगे या उस माइक्रोब की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो होस्ट को कोई अफेक्ट नहीं करे। उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, एंटीबायोटिक्स। जो सबसे पहली, ये जो चीज़ आपको याद करनी है, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक वो एक फंगस जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी और जो प्रिपेयर की गई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। क्लियर? कौन सी थी सबसे पहली? पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस थी उससे जो सबसे पहले तैयार की गई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। अब अगर हम इन एंटीबायोटिक्स की बात करें बेटा, सिर्फ फंगस से नहीं, जितने भी माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं उनसे इनको क्या किया जा रहा है? प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे 7000 एंटीबायोटिक्स है जिनके बारे में हमें पता है और नियरली 300 नई एंटीबायोटिक्स हैं जो कि माइक्रोब से ही बहुत टाइम पहले प्रिपेयर कर ली गई थी। तो जो एंटीबायोटिक्स रहती है वो दो टाइप की हैं। देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और स्पेसिफिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बताती हूँ, सर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, फीवर हो, कुछ भी हो, फटाफट कौन सी टैबलेट लेते हैं? पैरासीटामोल। लेकिन क्या अगर हमारे सर में दर्द फीवर हो रहा है, क्या हम डिस्प्रिन लेते हैं? नहीं ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है एक ऐसी एंटीबायोटिक जो कई सारे पैथोजन के अगेंस्ट काम करे। समझे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक एक है लेकिन वो कई सारे पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है। और स्पेसिफिक का मतलब होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के ही पैथोजन के अगेंस्ट काम करे। क्लियर? तो जो एंटीबायोटिक्स रहती हैं बेटा, उनकी कई सारी क्लासेस आती हैं और आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, एंटीबायोटिक काम कैसे करती है? हाउ डज एंटीबायोटिक वर्क? तो एंटीबायोटिक दो ही काम कर सकती है, या तो उस माइक्रोब को मारेगी या उस माइक्रोब की रेट को इनहिबिट करती है। दैट मीन्स आइदर दे एक्ट एज बैक्टेरिसाइड, साइडल का मतलब मारना, और बैक्टेरियोस्टेटिक यानी कि उसकी जो ग्रोथ होती है उसको क्या कर देना बेटा? इनहिबिट कर देना। तो उसकी ग्रोथ को कैसे इनहिबिट करेगी? हमें पता है कि जो बैक्टीरिया रहते हैं उनकी वॉल रहती है, या तो उसको डिसरप्ट करेगी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करके। ठीक है, उसके 70S राइबोसोम है, 50S वाले जो राइबोसोम है उसके फंक्शन को इनहिबिट कर दिया। 30S जो राइबोसोम्स है उसके फंक्शन को क्या कर दिया? इनहिबिट, उनके अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन को रोक के। इसका मतलब हुआ कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कई तरीके से काम करती है। कैसे? जैसे जो अमीनो एसिड है ना, जब प्रोटीन बनती है तो टीआरएनए तो रहता है जो पर्टिकुलर लेके जाता है। तो देखो, जो टेट्रासाइक्लिन रहती है वो क्या करती है? अमीनो एसिड जो टीआरएनए रहता है उसको राइबोसोम के साथ बाइंड ही नहीं होने देती। तो गुड एंटीबायोटिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुए? होस्ट को जो अफेक्ट ना करे, है ना, हमारी नॉर्मल एलिमेंट्री जो कैनाल है वो भी अफेक्ट ना हो, पैथोजन को खत्म भी कर सके और ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, कई सारे पैथोजन के अगेंस्ट हम उसको ले सके। क्लियर? और क्विक एक्शन, फास्टली काम कर सके। लेकिन इन एंटीबायोटिक्स की बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। वो क्या होती हैं बेटा? कि ये सारे पैथोजन के अगेंस्ट कभी भी इफेक्टिव नहीं होती, है ना। हम जानते हैं कि हम बैक्टीरियल डिजीज हो गई तो एंटीबायोटिक लेते हैं, वायरल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक है ही नहीं। इसके अलावा अगर हमने एंटीबायोटिक का हद से ज़्यादा यूज़ किया या बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन हमारे लिए डेंजरस होती है। क्लियर? एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये माइक्रोब्स रहते हैं एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। आप एक ही टाइप की कफ सिरप लेते रहो, जब खांसी हो जाती है कुछ दिन बाद वो जो कफ सिरप रहती है असर करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से वो कफ हो रही थी उस बैक्टीरिया ने उस केमिकल को पहचान लिया कि ये वाला आके और तुझे ख़त्म करता है, वही जैसे हमारी इम्यून सेल करती है, और वो उसके लिए क्या करता है बेटा? रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो जो ये रेजिस्टेंस होता है ये माइक्रोब्स भी करते हैं, किसके अगेंस्ट? एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ताकि जो एंटीबायोटिक है वो उनको ख़त्म ना कर सके। किस लिए? क्योंकि जैसे ये लोग रहती हैं, ये भी एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होती है, और जब वो ट्रांसफ़र होती हैं बेटा तो वो लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। क्लियर? तो देखो वो कैसे कैसे अपने आप को बचाएंगे। एक अलग ही म्यूसिलेज है ना, बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। एक म्यूसिलेज को क्या कर लेते हैं? अपने चारों तरफ डेवलप करवा लेंगे, एक ऐसी सेल मेम्ब्रेन को तैयार कर लेते हैं ताकि जो वो एंटीबायोटिक है वो उसको रिकॉग्नाइज ही ना कर सके। सेल मेम्ब्रेन की जो एंट्री रहती है उसको बंद कर देते हैं कि ये वाला एंटीबायोटिक है जो कि तुम्हें ख़त्म करती है।
चेंज टू एल फॉर्म, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो लोग अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। म्यूटेशंस, उनके डीएनए इस चीज़ के लिए क्या कर जाता है, अडेप्ट हो जाता है। आज के टाइम पे आप मच्छरों पे डीडीटी डाल के देखो, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। इवोल्यूशन में तो इतना पढ़ा भी होगा, जो कि हमने एंटीबायोटिक डिजीज रेजिस्टेंस में जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस किया था। और इसके अलावा बेटा वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स को बना लेते हैं जो कि उस एंटीबायोटिक के लिए क्या कर जाता है, रेजिस्ट हो जाता है। क्लियर। तो जो एंटीबायोटिक है वो बहुत सारी है, जैसे कि कुछ आपकी बुक में आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे कि जो पेनिसिलिन है वो किससे ली गई थी, पेनिसिलियम से ली गई थी। किस किस में, टॉन्सिलाइटिस, जब हमें टॉन्सिल्स वगैरह, गले में खराश होती है, गोनोरिया, ठीक है, रूमेटिक फीवर वगैरह है, फंगस वगैरह जब हो जाती हैं, उसके अगेंस्ट जब हम इसको लेते हैं। एक है नियोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाई गई अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वेरिडिन है जो कि एंटी फंगल होती है। ये कई सारे हमने नाम भी पढ़ रखे हैं, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोएम्फिनिकोल है, क्लोरोमाइसिटिन है, ठीक है, टेट्रामाइसिन है, जेंटोमाइसिन है, पोलीमिगजीन है। ये कुछ नॉर्मल एंटीबायोटिक है जो कि हम यूज करते रहते हैं जब कफ वगैरह हो जाती है, यूरिनरी इन्फेक्शन, जैसे जो क्लोरोएम्फिनिकोल की जब हम बात करेंगे कफ वगैरह के टाइम पे या टाइफाइड वगैरह में सबसे कॉमनली इसी को यूज किया जाता है। न्यूमोनिया वगैरह की जब हम बात करेंगे उस टाइम पे जिंटेमाइसिन रहती है एंटीबायोटिक जो कि ली जाती है। कंपटीशन के लिए जो आपको करना है, बोर्ड के लिए नहीं, ये वाली चीजें याद करनी पड़ेंगे। एटलीस्ट एक ये है कौन कौन सी एंटीबायोटिक है, उनका सोर्स क्या है और इसके अलावा वो किस तरह काम करती है। क्लियर। तो जब इन एंटीबायोटिक के हम यूजेज की बात करेंगे बेटा, कई सारे पैथोजन या इन्फेक्टियस डिजीज को क्योर करने में ये हमारी हेल्प करती हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ डिजीज से ही नहीं बचाती, बहुत से फूड आर्टिकल्स रहते हैं जो कि केन्ड फूड जो रहते हैं उनकी प्रिजर्वेशन भी करती है। क्लियर। तो कहता है कि जो एंटीबायोटिक है इसको प्रॉपरली और एक प्रॉपर डोज में ही यूज करना चाहिए। सिर्फ कब, व्हेन इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय ए फिजिशियन, क्योंकि जो इसकी ओवरडोज होती है बेटा वो हमें रिलीफ तो दे देगी बट हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है। क्लियर। ये हो गया, हमने दो चीजें कर ली। कौन कौन सी कर ली कि किस तरह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होने के लग रही है, किस तरह एंटीबायोटिक है। अब हम पढ़ेंगे कि बहुत सी एसिड्स रहती हैं जो कि अलग अलग माइक्रोब से क्या की जाती है, बनाई जाती हैं। यानी कि ये जो एसिड्स हैं इसमें पर्टिकुलर है, अब मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है तो मुझे उसका नाम नहीं पता कि कौन कौन सी थी। आप अपनी एनसीईआरटी को जब निकालोगे, एसिड और जो ये एंजाइम्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। कैसे आता है कि एसिटिक एसिड को कौन से माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है, लैक्टिक एसिड को कौन से माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं उससे बहुत सारे केमिकल्स, कई सारे एंजाइम्स और कई सारे मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है।